हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज है हमारा 11th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट वीडियो है। अब हमारा पोर्शन खत्म होने वाला है। हम चैप्टर 4 देख रहे थे, साइबर लॉ। तो ये हमारा 6th पार्ट है उसका। तो हमारा आज पोर्शन खत्म होने वाला है। 4 ही चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड के। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आप हो, मैंने पहले ही सारे लेसन्स के एक्सरसाइज, थ्योरी लेक्चर, प्रैक्टिकल सब अपलोड करके रखे हैं। तो वो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लेना। प्लेलिस्ट वाइज मैंने सबकी लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग देखना। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट पार्ट साइबर लॉ का। तो आज हम देखने वाले हैं आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000। In May 2000, both the houses of the Indian Parliament passed the Information Technology Bill. तो मई 2000 में हमारे गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया था आईटी एक्ट का। The bill received the assent of the President in August 2000 and came to be known as the Information Technology Act 2000. तो इसका आप इतना ही ध्यान में रखना कि उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट 2000 कहते हैं। वो मई 2000 में पास किया था एंड अगस्त 2000 में पब्लिश कर दिया। फिर साइबर लॉ आर द कंटेंट द आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 is the act to provide legal recognition for the transaction carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication। मतलब ये लॉ किस पे बेस्ड है, तो ये दो स्टेटमेंट याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगर इसमें कुछ भी इलीगल होता है तो वो आप आईटी एक्ट 2000 के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। The act aims to provide legal infrastructure of e-commerce of in India। इंडियन ई कॉमर्स अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो उसको लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। मतलब उसमें कुछ फ्रॉड हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी के पैसे कट हुए, कुछ भी हुआ, तो इसके अंडर आप केस करके आपको इंसाफ मिल सकता है। The cyber law have major impact for e-business and a new economy in India। साइबर लॉ का बहुत मैक्सिमम परसेंट इंडियन इकोनॉमी पे असर हो रहा है। अगर साइबर लॉ नहीं क्रिएट करते तो बहुत सारे थेफ्ट्स, हैकर्स कुछ भी करके पैसे की ट्रांसफर कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया था ई बिजनेस के लिए, तो ये एक्ट इस्टेब्लिश किया है। The Information Technology Act 2000 also aims to provide the legal framework so that the legal goodness is accorded to all electronic records and other activities carried out by electronic means। तो ये जो सब दिया गया है इसका एक ही मीनिंग है कि लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है ई कॉमर्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया, आपको एमसीक्यू में आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अभी कुछ कॉलेजेस की 11th की एग्जाम होने वाली है एमसीक्यू बेस्ड, घर से ही ऑनलाइन। तो उनके लिए ये सारा एमसीक्यू बेस्ड डेटा मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये एमसीक्यू आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो आप ध्यान देना, वो स्टेटमेंट्स अच्छे से करना। एंड पहले 3 लेसन के एंड इस लेसन का भी मैं सारे एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, इनका एक एक लेसन वाइज वीडियो बना के डालने वाली हूँ। तो आप मुझे कमेंट करना वीडियो में। अभी हमारा 11th का पोर्शन तो ख़त्म हो गया है, तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करना। एग्ज़ाम के लिए आपको और कुछ डेटा चाहिए हो तो मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगी। मैं अभी लेसन वाइज सारे एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स सब कुछ डालने वाली हूँ ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने में आसानी हो। कौन से भी ब्रांच से हो आपका फ्रेंड, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो सबके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम है 11th के लिए। तो कुछ फीचर्स है आईटी एक्ट के, तो वो हम देखते हैं अभी। डिजिटल सिग्नेचर हैज़ बीन रिप्लेस्ड with electronic signature to make it a more technology neutral act। तो जो डिजिटल सिग्नेचर थे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ रिप्लेस हो गए। नेक्स्ट है इट इलेबरेट्स ऑफ ऑफनेस, पेनलिट्स एंड
It's easy for everyone. It outlines the justice disapplication system for cyber crimes. जस्टिस मतलब आपको न्याय मिलेगा ऐसे। तो साइबर क्राइम कुछ हुआ आपके साथ तो आपको जस्टिस मिल सकता है अभी इस लॉ के अंडर। इट डिफाइंस अ न्यू सेक्शंस दैट साइबर कैफे इज एनी फैसिलिटी फ्रॉम वेयर द एक्सेस to internet is offered by any person in the ordinary course of the business to member of the public। अभी ये 2000 में आया था तब साइबर कैफे बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हर एक के पास नेट या लैपटॉप मोबाइल जिसमें नेट एक्सेस कर सकते ये डिवाइसेस नहीं रहते थे। अभी ये 2020 2021 में कॉमन हो गया है, हर एक के पास नेट राउटर पीसी वाईफाई सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन पहले नहीं होता था। अगर नेट मैक्सिमम अमाउंट में नेट एक्सेस करना होता था तो लोग साइबर कैफे में जाते थे। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन साइबर कैफे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वहां से ही डेटा लीक होता था। तब भी के लिए था 2000 में। अभी तो मोबाइल पे भी हैकिंग होती है, लैपटॉप पे से हमारे डेटा चोरी हो सकता है। नाउअडेज सिचुएशन इज डिफरेंट। सो ये तब के लिए था। इट प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द साइबर रेगुलेशंस डिस्कवरी कमेटी। इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। इट्स प्रोवाइड साइबर रेगुलेशंस कमेटी है ये। द आईटी एक्ट 2000 वाज enacted in 2008 and 2011 and it is include rules of cyber cafe, cyber security, delivery of services by service provider, audit of electronic documents। तो ये जो आईटी एक्ट 2000 था इसमें 2008 में एंड 2011 में कुछ चेंजेस किए गए, सम रूल्स ऐड किए गए होंगे क्योंकि मैंने आपको बोला पहले सिर्फ साइबर कैफे पे ही डिपेंडेंट था, फिर बाद में सबके पास मोबाइल नेट आने लगे। तो यहाँ पे दिया है देखिए, सर्विस डिलीवरी सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बोला गया है। मतलब हमारे सिम कार्ड्स जो है आइडिया वोडाफोन एयरटेल जियो डोकोमो ये सब जो है ये सर्विस प्रोवाइडर हो गई, इनका इंटरनेट हम यूज करते हैं। तो इनके लिए भी फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ गए। तो वो सारे चेंजेस 2008 एंड 2011 में किए उन्होंने। ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी ऐड हो गए बाद में इसमें, तो इस उसके भी कुछ रूल्स ऐड हो गए। तो ये था आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000। इसके बारे में केस स्टडीज दिए गए हैं 3 हम लोगों को। तो इनके जो भी एमसीक्यूज आएंगे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने ही वाली हूँ, लेकिन आप पूरा लेसन अच्छे से रीड कर देना तो आप लोगों को सारे एमसीक्यू के आंसर आ जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है, ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत आ सके। तो चलिए देखते हैं केस स्टडी 1। मिस्टर ए चेक्ड हिज अकाउंट, हिज अमाउंट displayed deduction of rupees 30,000. Investigation revealed the money has been transferred to Mr. B account। तो इन्होंने दिया है मिस्टर ए है, उन्होंने उनका अकाउंट चेक किया तो उसमें से 30,000 रुपीज कट हुए हैं एंड मिस्टर बी के अकाउंट पे गए हैं। ही वॉज इन्फॉर्म दैट हैज बीन अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। तो इन्होंने इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है। ही हैड गिव हिज पासवर्ड एंड नेम ऑनलाइन बाय रिप्लाइंग टू ईमेल सेंड बाय द हैकर। इन्होंने क्या गलती की थी, ऑनलाइन इनको एक ईमेल आया था, उस पे उन्होंने पासवर्ड एंड यूजर नेम डाल दिया था जो मेल उन्हें हैकर ने सेंड किया था। The hacker has logged into Mr. A's account and put their mobile number into his instead of his, so that when he did make the transfer, the message alert of the transfer will go to their mobile and not his। तो मिस्टर ए का अकाउंट लॉगिन करने के बाद मिस्टर बी ने क्या किया, उसका खुद का मोबाइल नंबर डाल लिया। उसके वजह से क्या हो गया, जब उसने ट्रांसफर किया पैसे तब वो मैसेज मिस्टर ए को नहीं गया, मिस्टर बी को ही चला गया। मतलब जो हैकर था उसको ही वो मैसेज अलर्ट चला गया। तो मिस्टर ए को समझ में ही नहीं आया, उसने ऐसे नंबर चेंज कर लिया। फिशिंग नॉर्मली बिगिंस बाय, तो फिशिंग मेल कैसे आता है वो दिया है उन्होंने। फिशिंग नॉर्मली बिगिंस बाय, जो मेल आता है वो स्टार्टिंग ऐसे रहता है, यू गेटिंग अ मेल लेट्स से from the bank saying that someone trying to hack your account and you need to review your password।
मतलब बैंक का नाम आता है कि बैंक से मेल आया है, वो आपको कहते हैं कोई आपका अकाउंट हैक करने के ट्राई कर रहा है तो आप लोग पासवर्ड फिर से डालिए। एंड जब आपको लगता है सच में बैंक ने मैसेज किया है और जब आप आपका पासवर्ड डाल देते हैं तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड उस हैकर के पास चला जाता है। यू क्लिक ऑन द लिंक, वो लिंक पे आप क्लिक करते हैं, वो लिंक हैक रहती है या फिर स्पूफ रहती है, मतलब हैकर ने ही बनाई हुई रहती है। द वेबसाइट इज अ फेक और द स्पूफ वेबसाइट, यू डज नॉट रियलाइज दैट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज गॉन टू द फिशर, तो वो फिशर के पास आपकी डेटा चला जाता है। तो ये केस स्टडी इन्होंने दी थी कि मिस्टर ए के अकाउंट से पैसे डिड्यूस हुए हैं, उनको एक फिशिंग मेल आया था, उनको वो समझ में नहीं आया, उन्होंने वहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दिया तो उनके 30,000 रुपीज चले गए। तो इस केस स्टडी पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम डज द केस स्टडी रेफर टू, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड, व्हाट डज द टर्म हैकर मीन, यहाँ पे आपको हैकर की डेफिनेशन लिखनी है। थर्ड है, हाउ डिड मिस्टर ए बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, मिस्टर ए साइबर क्राइम के विक्टिम कैसे बने। एंड क्वेश्चन 4 है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ फ्रॉड, ऐसे फ्रॉड हमारे साथ नहीं होने चाहिए इसलिए आप लोग कौन से प्रिकॉशंस लेंगे। ये 4 क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। तो केस स्टडी का अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, तो ये पहले तो फिशिंग हुआ उनके साथ, सेकेंड हैकर की डेफिनेशन पूछी है, तो हैकर की डेफिनेशन आप लोग मेरे पहले वाले वीडियोस में जाके देखना, मैंने अच्छे से हैकर की डेफिनेशन, हैकर क्या होता है ये एक्सप्लेन किया था। थर्ड फोर्थ पार्ट में आप लोग देख लेना इस चैप्टर के, तो आपको मिल जाएगा। और फिर ये सारे क्वेश्चंस नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर नहीं आया आंसर, तो आप मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, मैं आपके लिए इसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो केस स्टडी सेकेंड देखते हैं, सोर्स कोड थीप केस, यहाँ पे सोर्स कोड को चोरी किया गया है। इंडियन आईटी कंपनी गेव बग फिक्सिंग प्रोजेक्ट फॉर देयर सोर्स कोड बाय यूएस कंपनी, इंडियन आईटी कंपनी को एक यूएस कंपनी ने बग फिक्स करने के लिए उसका सोर्स कोड दिया। One of the employees secretly took away the source code on 2 CDs, tried to sell the source code to other US companies and demand a price of US dollars 20,000 2 lakh. He also received advance payment of $20,000 by wire transfer. तो उनके एक एम्प्लॉय ने क्या किया, इंडियन कंपनी के वो सोर्स कोड 2 CDs में कॉपी कर लिया एंड यूएस के दूसरे कंपनीज को वो डॉलर्स में $2 लाख में बेच रहा है, और उसने वायर ट्रांसफर के थ्रू $20,000 पैसे पहले ही एडवांस ले लिए हैं। केस रजिस्टर अगेंस्ट हिम एंड गॉट अरेस्टेड, तो उसके अगेंस्ट केस हो गया एंड उसे अरेस्ट किया है। तो ये हो गया सोर्स कोड थीप केस, इसे सोर्स कोड कॉपी हो गया था, चोरी हो गया था। नेक्स्ट केस स्टडी है फेक कॉल फ्रॉड्स, मैं बहुत सारे बैंक के तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, उसके बारे में केस स्टडी दिया गया है। Several instances have occurred whenever people receive phone call that appear to be from their bank. The caller usually pretend to bank representative, और वो जो सामने वाला बंदा रहता है ना, वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे मैं बैंक से रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ। उसके बात करने का स्टाइल, कन्विंस करने का, सामने वाला जो पर्सन रहता है वो एकदम कन्विंस हो जाता है, अरे हाँ ये बैंक से ही कॉल आया है हम लोगों को, और सारा डेटा, आधार कार्ड का नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, पिन नंबर सब कुछ दे देते हैं लोग आजकल। और सम फ्रॉम द बैंक टेक्निकल टीम, या फिर टेक्निकल टीम से बोल रहा है आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, आप ओटीपी बताओ, पासवर्ड बताओ, एटीएम पिन बताओ। In most cases, the caller sound professional and provide convincing reason for the calling to customer. एकदम प्रोफेशनली बात करते हैं वो लोग एंड एकदम कन्विंसिंग रीजन देते हैं कस्टमर को कि क्यों कॉल किया है उन्होंने। After giving a false sense of security, the caller then tricks the victim into giving away their personal and confidential data. तो लोग क्या क्या प्रोवाइड कर देते हैं, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, the card CCV number, expiry date, secure password, ATM pin, internet banking login ID and password and other personal information. आजकल इतना स्प्रेड हो रहा है कि ऐसे चोरी हो गए पैसे या कार्ड हैक हो गया, हैकर ने ऐसे किए, तब भी लोग कॉल आने पर कंफ्यूज होके ये सारा डेटा दे देते।
उससे उनका डेटा पूरा चोरी हो जाता है। तो किसी के साथ भी कोई से भी कंडीशन पे कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। विथ ऑल सच अ क्यूरिकल इंफॉर्मेशन at hand, the fraudsters can easily carry out illegal financial transaction using the victim's name and उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है पैसे ट्रांसफर आपका नाम लेके कौन से भी इलीगल वर्क के लिए। स्टूडेंट्स आर encouraged to get more recent local case studies and discuss in the class। तो आपके लिए टास्क दिया है कि और आप लोग पढ़ाई करो केस स्टडीज की। एंड केस स्टडी 2 और 3 मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टडी पर्पज है एंड क्वेश्चन केस स्टडी 1 पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप उसका आंसर लिखना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना कि ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर 4 जो लास्ट चैप्टर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 11th स्टैंडर्ड का फॉर एनी स्ट्रीम साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स खत्म हो गया है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना। आपके एग्जाम के लिए मैं वीडियो डालने ही वाली हूँ सारे एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स सबका। अगर आप लोगों ने पहले 3 लेसन या इस लेसन का कुछ भी पहले का डेटा नहीं देखा है थ्योरी लेक्चर्स तो सबसे पहले आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है अलग अलग चैप्टर की, उनकी सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो सबसे पहले जाके वो सारे वीडियो देखिए ताकि आपको सारी बेसिक समझ में आ जाए एंड फिर मैं एमसीक्यूज दूंगी सारे क्वेश्चन आंसर तो वो सॉल्व कर लेना आप लोग। एंड अगर किसी कॉलेजेस के एग्जाम कैंसिल भी हो गए हैं तब भी आप ये सारे देख लेना वीडियोस क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में बेसिक यही रहने वाला है। मैंने 11th स्टैंडर्ड का पहला लेसन अपलोड करके रखा है उसमें आप देख सकते हैं पूरी HTML की कोडिंग है। तो इसके लिए HTML की कोडिंग आने के लिए आपको 3rd चैप्टर इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग 11th स्टैंडर्ड का बेसिक से अच्छे से आना चाहिए तब भी आप एडवांस कोडिंग कर सकते हैं HTML की जो 12th का फर्स्ट लेसन है। तो सारे वीडियोस देख लीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं ऐसे ही चले जाते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते। एंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके याद से वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो डालने वाली हूँ नेक्स्ट। थैंक यू।